गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का पॉजिटिव जोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन फिजिक्स की क्लास थर्ड देखेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था कि एक धावक वृत्ताकार पार्क में जिसका व्यास 100 मीटर है का एक चक्कर पूरा लगाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने कि लड़के द्वारा धावक द्वारा तय किया गई कुल दूरी एवं धावक द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो में कमेंट्स करके आप लोग सब अपने अपने आंसर देना। तो शायद आप लोगों से नहीं बने हैं जिनने भी देखे हैं, क्योंकि आपने किसी ने भी शायद इसका आंसर नहीं दिया है कि धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी और धावक द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। तो कैसा पार्क था हमारा? वृत्ताकार पार्क था। ये हमारा वृत्ताकार पार्क था। इसका व्यास कितना दिया है? 100 मीटर दिया है। इसका व्यास है 100 मीटर। तो कितना चक्कर पूरा कर रहा है धावक? एक चक्कर पूरा कर रहा है। माना कि धावक यहां से ए बिंदु से स्टार्ट किया और वापस से कहां आया? ए बिंदु पर आ गया। यही होता है एक चक्कर पूरा, कि धावक ने स्टार्ट किया ए बिंदु से और वापस आकर कहां रुका? ए बिंदु पर रुका। तो ये एक चक्कर पूरा किया। अब यहां पे हम सबसे पहले दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये क्या है? एक वृत्ताकार पार्क है, और वृत्ताकार पार्क में जब भी दूरी निकालना है तो हम किसके सहारे दौड़ रहे थे? उसकी परिधि के सहारे दौड़ रहे थे। किसके? वृत्त की परिधि के सहारे। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अब हमको यहाँ पर d की वैल्यू दी है, व्यास है d की वैल्यू। तो व्यास का आधा क्या होता है? हमारी त्रिज्या। तो व्यास अगर हमारा 100 मीटर है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 100/2। बोले तो r = 50 मीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, दूरी निकालने के लिए हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 50 है। आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हो, और पाई की वैल्यू अगर नहीं रखना है तो पाई की वैल्यू नहीं भी रख सकते हो, ऑप्शनल है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन किस प्रकार से दिया है। अगर आपको ऑप्शन में पाई के साथ में दिया होगा तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 इंटू पाई इंटू 50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 पाई। तो धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 100 पाई। या आपको पाई के साथ में निकालना है इसका आंसर, तो ये पाई की जगह पे आप पाई की वैल्यू रख सकते हो 100 इंटू 22/7। तो कितना हो जाएगा? 2200/7। धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2200/7। अब क्या मात्रक क्या रहेगा इसका? तो हमने देखा था दूरी का मात्रक क्या होता है, बोले तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक क्या है? मीटर है। क्या है इसका मात्रक? मीटर। तो ये कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब ये तो हमने दूरी ज्ञात कर ली है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? विस्थापन। तो अब हम इसका विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे? तो विस्थापन आपको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कल मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब ये दो बिंदु है, धावक यहां से स्टार्ट हुआ था और वापस उसी पॉइंट पे आकर रुक गया, मतलब उन दोनों के बीच कुछ दूरी है क्या? कोई दूरी नहीं है। इसलिए हमारा विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 मीटर। तो धावक द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 मीटर। कितना हो जाएगा? 0 मीटर। और धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 100 पाई या 2200/7 मीटर। 100 पाई मीटर या 2200/7 मीटर। तो ये हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज हम फिर नए 2 क्वेश्चन देखेंगे। आज फिर 2 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक धावक एक वृत्ताकार मैदान के 1/2 चक्कर, एक सही 1/2 चक्कर 90 मिनट में पूर्ण करता है। अगर मैदान की त्रिज्या 21 मीटर हो तो पहला क्वेश्चन है कुल दूरी और दूसरा क्वेश्चन है कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या देखना है? कितने चक्कर कंप्लीट किए? एक सही 1/2 चक्कर कंप्लीट किए। एक सही 1/2 चक्कर कंप्लीट किए। एक सही 1/2 चक्कर कंप्लीट करना मतलब वृत्ताकार मैदान था। ये वृत्ताकार मैदान में एक सही 1/2 चक्कर मतलब कि धावक यहां से स्टार्ट किया, वापस से इस बिंदु पर आया और उसके बाद फिर से उसने कितना चक्कर पूरा किया? आधा चक्कर पूरा किया। ये एक चक्कर पूरा किया और ये आधा चक्कर, मतलब धावक यहां से दौड़ा, उसने पूरा यहां तक आया, फिर उसके बाद आधा चक्कर। तो अगर हम देखें इसको तो धावक ने यहां से यहां तक की क्या तय की है? दूरी।
अब दूरी ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला था कि पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई। तो पथ की कुल लंबाई ये नहीं होगी, पथ की कुल लंबाई कितनी होगी, जितने धावक ने चक्कर लगाए हैं। तो कितने चक्कर लगाए थे, 1/2। और वो क्या बोल रहा है, अगर मैदान की त्रिज्या कितनी हो, 21 मीटर हो, मैदान की त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर। इस बार हमको यहाँ पे आर की वैल्यू दी है, उसने कितनी दी है, 21 मीटर दी है। अब 21 मीटर जब उसने मैदान की क्या दी है, त्रिज्या, तो ये मान लेते हैं हम मैदान की त्रिज्या कितनी हो गई, 21 मीटर हो गई, ये मैदान की त्रिज्या हो गई। वापस से हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो ये जो बटे में दिया 1/2, हम ये चक्करों को सही बटे में करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो धावक ने कितने चक्कर लगाए हैं, 3/2। मतलब वो इस परिधि के सहारे कितना घूमा है, 3/2। कितना घूमा है, 3/2। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, 2πr होती है एक बार के लिए। तो हमने कितना घूमा, 3/2। तो इसके आगे हम 3/2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो वैल्यू क्या क्या है, 3/2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 21 है। आर की वैल्यू कितनी है, 21 है। आप इसको यहाँ पे काट सकते हो, 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 3 बार कट जाएगा, और आप इनका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। आप इनका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 इंटू कितना 22 हो जाएगा। इसका गुणा करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरा है इसमें कि धावक द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। तो स्टूडेंट कल मैंने बताया था कि विस्थापन क्या होता है, तय किए गए पथ की न्यूनतम दूरी। अब बताओ मेरे को यहाँ पर कि धावक ने न्यूनतम दूरी कैसे तय की है। धावक ये वृत्ताकार मार्ग था, तो अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो धावक केवल कहां से यहां तक विस्थापित हुआ है। बोले तो इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापित हुआ है। मतलब वो किसके सहारे चला है, उसकी त्रिज्या के सहारे चला है। किसके सहारे चला है, त्रिज्या के सहारे। और जब त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है। कितनी है, 21 मीटर। तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा, ये पूरा 42 मीटर। व्यास कितना हो जाएगा, पूरा 42 मीटर। तो धावक द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो कितना हो जाएगा, 42 मीटर। कुल विस्थापन कितना है हमारा, 42 मीटर। और दूरी को आप इंटू करके निकाल सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल। एक धावक एक वृत्ताकार पथ पर पथ का एक चक्कर कितने सेकंड में, 40 सेकंड में पूर्ण करता है। एक चक्कर कितने सेकंड में, 40 सेकंड में पूर्ण करता है। जिसका व्यास कितना है, 200 मीटर है। व्यास 200 मीटर है, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। धावक द्वारा 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई कुल दूरी। तो वो हमसे पूछ रहा है कि टोटल 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। यहां पे हमको दूरी और विस्थापन दोनों ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धावक ने 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट किए। जब वो एक चक्कर 40 सेकंड में कर रहा है तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने चक्कर कंप्लीट करेगा। तो देखो 2 मिनट 20 सेकंड को हम काय में चेंज कर देते हैं, सेकंड में चेंज करते हैं। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड प्लस कितने सेकंड, 20 सेकंड। तो टोटल हमारे पास कितने सेकंड हो गए, 140 सेकंड। उसने यही पूछा ना कि 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 मिनट और 20 सेकंड को काम है टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब एक चक्कर कितने में लगा रहा है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है। तो टोटल 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, टोटल 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा धावक। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक चक्कर मतलब पूरा जो चक्कर लगा है, चक्करों की संख्या पता चल जाएगी हमको। 4 एकम 4, 4 तिरी 12 और कितना हो जाएगा 2/4, मतलब 3 सही 1/2 चक्कर। धावक ने टोटल कितने चक्कर लगाए हैं, 3 सही 1/2 चक्कर। बोले तो 3.5 चक्कर लगाए हैं। अब देखो 3.5 चक्कर कैसे लगाएगा। ये हमारा वृत्ताकार पार्क था, तो ये ए बिंदु से स्टार्ट किया, उसने एक चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरा किया और फिर कितना चक्कर पूरा किया,
आधा चक्कर पूरा किया। फिर कितना चक्कर पूरा किया? आधा। मतलब वो इस बिंदु से कहां पे है अब स्थित? यहां पर। अब हमको त्रिज्या कितनी दी है? 100 मीटर। तो वापस से हम इसकी परिधि के सहारे चला, पर चक्कर कितने पूरे किए उसने? 3 से ही 1/2। इसको सही बटे में कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी पूरी दूरी ज्ञात करना हो हम इस परिधि के सहारे चले थे। कितना चले? 7/2 चले। तो ये हो गया हमारा 2πr दूरी निकालने के लिए इक्वल टू d। अब 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे हमको? 100 मीटर। आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे हमको? 100 मीटर। आप 100 मीटर आर की वैल्यू पुट कर दोगे। पाई की वैल्यू रखो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। तो धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 22 गुणित 100। तो मतलब 2200 मीटर। धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 2200 मीटर। अब पुनः विस्थापन की बात करेंगे। तो आपने फिर से गौर किया होगा इस क्वेश्चन में कि धावक ने 3.5 चक्कर पूरे किए हैं। वो जब भी आधा चक्कर पूरा करता है मतलब इसके सहारे वो कितना गया है? बस यहां तक पहुंच पाया है। कहां तक पहुंच पाया है? यहां तक। और यही क्या है? यही क्या है? पथ की न्यूनतम लंबाई और पथ की न्यूनतम दूरी। और पथ की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं हम? विस्थापन। मतलब वो किसके सहारे चला? इस व्यास के सहारे। तो त्रिज्या हमको दिया हुआ था, व्यास कितना है? 200 मीटर। तो धावक द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है? कुल विस्थापन कितना है? 200 मीटर। और धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो 2200 मीटर। धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो 2200 मीटर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अपने इंटर पीसीए ये सारे एग्जाम। तो अभी हमने क्वेश्चन देखे थे दूरी के और विस्थापन के, इसकी परिभाषा भी देखी थी और उनके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब हम बात करेंगे चाल की। किसकी बात करेंगे हम? चाल की। तो जैसे अभी हमने दूरी की बात करी थी और विस्थापन की, उसी प्रकार से हम चाल की भी डेफिनेशन देखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो चाल क्या होती है? तो चाल होती है एकांक समय में तय की गई कुल दूरी। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी मतलब दूरी बटे समय। इसे ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्योंकि एकांक जब भी बोलेगा बटे में क्या आएगा? हमारा समय आएगा। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? जैसे हम चाल का मात्रक देखें तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अगर इसका हमको विमीय सूत्र देखना है तो विमीय सूत्र हो जाता है इसका m0L/T इनवर्स। m0L/T इनवर्स इसका क्या हो जाता है? विमीय सूत्र हो जाता है। अब चाल कैसी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चाल के बाद हम देखेंगे वेग कि वेग क्या होता है, वेग की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे हम बोल रहे थे एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी क्या होती है? चाल। तो वैसे ही विस्थापन के लिए होता है कि एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी। एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी। तो एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी या विस्थापन में परिवर्तन की दर, या विस्थापन में परिवर्तन की दर। जब भी परिवर्तन की दर बोलेगा तो बटे में क्या आएगा? हमेशा समय आएगा। बटे में क्या आएगा? समय आएगा। अब वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है? एक दिशा में होता है। विस्थापन क्या होता है? एक दिशा में होता है। एक दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। तो इसीलिए वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है वेग का? तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो विस्थापन का विमीय सूत्र कैसे बना लेंगे अपन? ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसका विमीय सूत्र वापस से हो जाएगा m0L/T इनवर्स 1। ये विमीय सूत्र कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे? अपन जब मात्रक एवं मापन की बात करेंगे उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, कैसे इसको m0 लिख रहा हूँ, L लिख रहा हूँ और T इनवर्स 1 लिख रहा हूं। एक बार यहीं पे देख लो अगर देखना हो तो। m मतलब होता है मास, L मतलब होता है लेंथ और T मतलब होता है टाइम।
तो यहाँ पे क्या मास है, कहीं पे भी द्रव्यमान दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। l मतलब बोले तो क्या है? लेंथ। हाँ, ये मीटर दिया हुआ है इसलिए l की वैल्यू कितनी है? 1। t समय दिया है, ये समय ऊपर जाता है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, इसलिए इसको हम लिखते हैं n0 l t इनवर्स 1। अब कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसके विमीय सूत्र समान होते हैं, वो ऑप्शन में दे देता है आपको। चाल और वेग के विमीय सूत्र समान होते हैं, चाल और त्वरण के विमीय सूत्र समान होते हैं, त्वरण या वेग का विमीय सूत्र समान होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोगों को केवल क्या याद रखना है? ज्यादा से ज्यादा इनकी परिभाषा। अगर परिभाषा याद रही आपको तो आप इसके मात्रक भी निकाल सकते हो और इनके विमीय सूत्र भी इजीली निकाल सकते हो। अब ये चाल और ये वेग, हम चाल और वेग के ऊपर क्या देखेंगे? अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने चाल और वेग की बात करी, तो अब चाल और वेग के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चाल की परिभाषा क्या होती है और वेग की परिभाषा क्या होती है, इनका मात्रक क्या होता है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा, एक छात्र द्वारा 750 मीटर की दूरी कितनी है? 750 मीटर। दूरी कितनी है? 750 मीटर। दूरी 25 सेकंड में तय करता है और समय कितना है? टाइम कितना दिया है हमको? 25 सेकंड दिया है। तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा हमसे कि छात्र की चाल ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिभाषा में समझाया था कि चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी बटे समय, हमको दूरी का भी दिया है वैल्यू और समय का भी दिया है। तो दूरी की वैल्यू कितनी है? 750 मीटर और समय कितना दिया है? 25 सेकेंड। कितना दिया है? 25 सेकेंड। तो देखो, हमको मात्रक को चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि मीटर में दी है ये और ये सेकंड में, और हमको पता है कि मात्रक मीटर पर सेकंड में। अगर यहाँ पे किलोमीटर दे देता कि 75 किलोमीटर 25 सेकंड में तय किया, तो हमको फिर उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ता है? या तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है या सेकंड को आवर में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर घंटा होती है चाल या मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे हमको दिया है क्लियर, मीटर पर सेकंड में। तो 25 एकम 25 दिया 75, तो 30 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? हमारे छात्र की चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को समझ में आया होगा जी अच्छे से, ठीक है ना? मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ कि क्या चाल होती है और क्या विस्थापन होता है, क्या वेग होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 मिनट में। अब यहाँ पे हमको वैल्यू काय में दी है? मिनट में दी है। किस में दी है? मिनट में दी है। कितने किलोमीटर की दूरी? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमारे को इसको क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको उसने ऑप्शन में क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर पूछा है या मीटर पर सेकंड पूछा है। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का। अब इसको सॉल्व करवाता हूं मैं। अब देखते हैं हम, यहां पे हमको समय दिया है 5 मिनट। कितना दिया है? 5 मिनट। उसके बाद दूरी कितनी दी है? 5 किलोमीटर। या तो हम दूरी को मीटर में चेंज कर सकते हैं और समय को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, या हम कैसे कर सकते हैं इसको कि दूरी को किलोमीटर में ही रहने दें और समय को काय में? घंटे में चेंज कर लें। किस में चेंज कर लें? घंटे में। तो उसने फिर हमसे पूछा क्वेश्चन में कि चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर हम फिर से लिखेंगे दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? 5 किलोमीटर। हम 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने होते हैं? 5000 मीटर होते हैं। बटे समय कितना दिया है हमको? 5 मिनट दिया है। समय कितना दिया है? 5 मिनट। 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया मीटर में और इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में इसमें 60 का गुणा कर दो। अब इसको हम काट सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई और 5 एकम 5, और ये कितनी बार? 100 बार। तो 100 बटे 6 या 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी? हमारे कार की चाल आ जाएगी, है ना, मीटर पर सेकंड में। अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं दिया हो और किलोमीटर पर सेकंड में आंसर दिया हो, तो फिर क्या करेंगे हम?
हम 5 को वैसे ही लिखा रहने देंगे 5 किलोमीटर में, और नीचे क्या दिया था 5 मिनट, कितना दिया था 5 मिनट। ये मिनट को चेंज करेंगे हम किसमें, घंटे में, तो बटे में इसके क्या कर देंगे 60 कर देंगे, बटे में इसके क्या कर देंगे 60 कर देंगे। ये 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणित 60 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा। तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगी हमारी कार की चाल आ जाएगी। और मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 50/3, कितनी आ जाएगी 50/3 आ जाएगी। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, जो 5/18 और 18/5 है उससे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जैसा भी करना हो। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसने काय में पूछी है आपको चाल, किलोमीटर पर आवर में पूछी है या मीटर पर सेकंड में पूछी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला न्यूमेरिकल है हमारा, एक बस पूर्व दिशा में। यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक बस किस दिशा में, पूर्व दिशा में। इससे पहले हमको दिशा बिल्कुल नहीं दी थी, हमको सीधा सीधा बोला था कि इतनी दूरी तय करती है। अब बोल रहा है एक बस पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी तय करती है। कल मैंने बताया था जब भी दिशा के साथ में कोई दूरी दे मतलब क्या है उसका, वो विस्थापन है, वो क्या है उसका विस्थापन। तो विस्थापन कितना किया उसने 600 मीटर किया, कितना विस्थापन किया 600 मीटर। और विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं ना, और यह दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है, पर एक बस पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी तय करती है। क्या तय करती है दूरी, तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी दोनों कितने हैं 600 मीटर ही है, दोनों कितने हैं 600 मीटर है। उसके बाद वो बोल रहा है दूरी 30 सेकंड में, मतलब समय कितना दिया है हमको 30 सेकंड दिया है। और क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु की चाल एवं वेग ज्ञात कीजिए। तो चाल का फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या था विस्थापन बटे समय। चाल बराबर था दूरी बटे समय और विस्थापन बराबर था, वेग बराबर था विस्थापन बटे समय। तो इसमें हमको केवल क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। दूरी कितनी है 600 मीटर, समय कितना है 30 सेकंड, तो चाल कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेग, वेग में वापस से विस्थापन कितना दिया हमको 600, और समय वही दिया है 30, ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। अब दिशा के साथ में दिया था हमको, तो हम उसको आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने हमको क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखकर नहीं दिया है कि विस्थापन कितना है, पर अब हमने समझ लिया है कि विस्थापन क्या होता है। तो एक दिशा में न्यूनतम दूरी तय करना ही क्या है विस्थापन है। तो इसलिए उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के इतना दिया था कि एक बस किस दिशा में, पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी तय कर रही, मतलब यही क्या है उसका विस्थापन है, यही क्या है उसका विस्थापन जो हमने ऊपर देखा है। तो ये होगा हमारे चाल, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग से संबंधित न्यूमेरिकल सारे के सारे। अब आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पे या एक पेपर में आप लोगों को वीडियो में दूंगा, आप या डिस्क्रिप्शन में दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन, आप उनको सॉल्व करिए। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट्स में आप डाउट के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे हम त्वरण। इसके बाद क्या देखेंगे हम, त्वरण देखेंगे स्टूडेंट। अब अपन देखेंगे त्वरण कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण की डेफिनेशन होती है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। अभी मैंने बताया था कि परिवर्तन की दर मतलब हमेशा सदैव क्या आता है, बटे में समय आता है। तो किसमें परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग का मात्रक क्या है, अगर हम त्वरण का मात्रक ज्ञात करना चाहें तो वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक था मीटर पर सेकेंड। और नीचे एक और क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, इनटू क्या हो गया सेकंड। तो त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकंड, और सेकंड इनटू होगा तो सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स 2। इस बार के ग्रुप डी के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया था बहुत ज्यादा। स्टूडेंट ने ऐसा देखा मीटर पर सेकंड लिखा है
और उसका स्क्वायर लिखा है। और जल्दी जल्दी में इसी को ए ऑप्शन में यही देता है वो हमेशा कि स्टूडेंट को पता है मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो पर ना करके उसने मीटर सेकंड स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। पर मीटर सेकंड स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेकंड जब बटे में जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो एक बार त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर या किसी विशिष्ट समय अंतराल में वेग में हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। त्वरण एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट, अब त्वरण का अगर हमको विमीय सूत्र देखना है, त्वरण का हमको विमीय सूत्र देखना है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान नहीं है, ये मास को डिनोट करता है। किसको? मास बोले तो द्रव्यमान को डिनोट करता है। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केवल 1 रहेगी। और t की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाए? mlt इनवर्स 2। चाल का देख लिया हमने, वेग का देख लिया, विस्थापन का देख लिया, इन सबके विमीय सूत्र भी देखे। तो आप इनको याद करते हुए चलिए बार बार, और याद करने की भी जरूरत नहीं। मैं तो यही बोलूंगा कि आप केवल परिभाषा पे ध्यान दीजिए। परिभाषा अगर आपको याद है किसी भी चीज की तो आप उसका मात्रक भी निकाल सकते हो और विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। अब त्वरण के साथ में एक शब्द आता है मंदन। क्या आता है? मंदन। ये मंदन क्या होता है? तो जब त्वरण ऋणात्मक होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम मंदन कहते हैं, या बोले तो रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और मंदन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। अब त्वरण को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल या समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? t से। त्वरण का भी मैंने बताया कि इसको a से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमको इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ रहता है, कई बार समय दिया हुआ रहता है, कई बार अंतिम वेग पूछ लेता है, प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय दिया रहता है। तो त्वरण के ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो आप कल की क्लास में, जो आज की वीडियो रहेगी इसके लास्ट में आप उनको सॉल्व करके और कमेंट्स में आंसर करना सारे के सारे। तो अब अपन देखेंगे त्वरण के न्यूमेरिकल देखेंगे हम सारे के सारे स्टूडेंट्स। अब अपन देखेंगे त्वरण के ऊपर न्यूमेरिकल की, त्वरण के ऊपर न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद इसका अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमको अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद यह क्या है? इसका अंतिम वेग। तो टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड बाद इसका अंतिम वेग कितना दिया है? v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड दी है। पूछा है त्वरण ज्ञात कीजिए, तो एक ज्ञात करना है हमको। तो त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब केवल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू कितनी है? 20। u की वैल्यू कितनी है? -10 अपॉन t की वैल्यू कितनी है? 2। तो 20 में से 10 गए, कितने बचे? 10 बटे 2 मतलब 5। कितना जाएगा? 5। अब 5 क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड आएगा, या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब आप लोग इसका कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आएगा या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमको सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला न्यूमेरिकल क्या है। एक बस उत्तर दिशा में, ये बस केवल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देता है, कोई मतलब नहीं होगा।
एक बस उत्तर दिशा में 60 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से चलती है। यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद चल रही है, 10 सेकंड बाद वह रुक जाती है। t की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेकंड। और क्या होती है, 10 सेकंड बाद वह रुक जाती है। रुक जाने का मतलब कि वह अंत में क्या हुई, रुक गई। और अंत में रुक गई मतलब कि उसका अंतिम वेग कितना हो गया, v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। ये रुक जाना मतलब कि वह बस विराम अवस्था में आ गई। और जब भी विराम अवस्था में आई मतलब उसके v की अंतिम वेग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि कार का मंदन ज्ञात करो। कार का क्या ज्ञात करो, मंदन ज्ञात करो। अब हमको कार का मंदन ज्ञात करना है। तो मंदन क्या होता है, जो ऋणात्मक त्वरण होता है वही मंदन होता है। अब कार रुकी है मतलब कि उस पर कुछ क्या हुआ होगा, ब्रेक लगाया होगा हमने कार में। और ब्रेक लगाने के ही कारण क्या हुआ है, उसमें रिटार्डेशन हुआ है। बोले तो क्या हुआ है, मंदन हुआ है। तो वापस से मंदन के लिए हम रखेंगे त्वरण का ही फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि त्वरण का ही ऋणात्मक रूप क्या है, मंदन है। तो त्वरण क्या होता है, a = v - u/t। v की वैल्यू कितनी है, 0। u की वैल्यू कितनी है, -60। u की वैल्यू कितनी है, -60 बटे t की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। t की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, -60 बटे कितना, 10। ये कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकेंड। तो अब फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फिर से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मेरा आंसर मैं -6 मीटर पर सेकेंड दूंगा या 6 मीटर पर सेकेंड दूंगा। मैं मेरा आंसर -6 मीटर पर सेकेंड दूंगा या केवल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूंगा। आप लोगों को बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये दोनों क्वेश्चन में आप लोगों के लिए फिर से एक क्वेश्चन है कि इनका क्या होगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -6 मीटर पर सेकेंड होगी मंदन या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा मंदन। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मंदन कितना होगा, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलते हैं, ये भी मैंने बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने देखा है चाल, वेग और त्वरण, ये तीनों चीजों को देखा। इन तीनों के ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स को देखा। कल की क्लास जो हमारी होगी वो गति के समीकरण पे होगी। और रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं वो गति के समीकरण के ऊपर पूछे हैं। तो कल हमारी पूरी क्लासेस किसके ऊपर होगी, गति के समीकरण के ऊपर होगी। तीनों गति के समीकरण देखेंगे हम और उनके ऊपर ही सारे के सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। केवल हमको न्यूमेरिकल पे इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि मोशन चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आए हैं ग्रुप डी के पेपर में। आप लोगों को अगर मेरी बात सही नहीं लग रही हो, आप ये अगर इस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप ग्रुप डी के पेपर डाउनलोड करके देखना। आपको पता चलेगा कि एक एक पेपर में 8-8 न्यूमेरिकल है, 8-8 न्यूमेरिकल। और बहुत होते हैं 8 न्यूमेरिकल जिनको हम छोड़ कर आते हैं, देखते से अरे न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दो। तो अब ये आपको, अब जो भूत था ना ये न्यूमेरिकल वाला, ये पूरी तरह से उतर जाएगा। फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे जब भी न्यूमेरिकल के, तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे उनको। तो अगर आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आ रहा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट, जितने भी आंसर है उनको कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.